गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 35वीं वीडियो के साथ में क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। पिछले टॉपिक में हमने आपको परागण के बारे में बताया था, परागण और परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकारों में ये चल रहा था पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पर परागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। ये चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। पर परागण दो पादपों के मध्य होने वाला परागण होता है। दो पादपों के मध्य होने वाला परागण होता है। मैं आपको ये बताया था, इसमें एक ही जाति के दो भिन्न पादप, इसमें एक ही जाति के दो भिन्न पादप नर एवं मादा युग्मकों में निषण होता है। एक ही जाति के दो भिन्न पादपों के मध्य नर एवं मादा युग्मकों में निषण होता है, इसलिए इसे परनिषण भी कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया था। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है, इसमें देखिए आप, इसमें आता है कि पर परागण में आनुवांशिक पुनर्योजन और आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसके दौरान क्या होता है, क्योंकि इसके दौरान आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है वहां पर वर्तिकाग्र पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन, आनुवांशिक पुनर्योजन, आनुवांशिक पुनर्योजन और विभिन्नताएं और वेरिएशंस, विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है, होने की संभावना रहती है। क्या कारण इसका? क्योंकि ध्यान देना, इसके दौरान क्योंकि पर परागण के दौरान, क्योंकि पर परागण के दौरान, क्योंकि पर परागण के दौरान आनुवांशिक रूप से भिन्न, आनुवांशिक रूप से भिन्न, आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों का, भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। क्या होता है? भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। तो पर परागण कितना महत्वपूर्ण होता है कि पर परागण में या इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन और विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि पर परागण के दौरान आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों का, आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के या आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों का क्या होता है? आगमन होता है। इसलिए इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन और विभिन्नता उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अब देखिएगा, पर परागण दो प्रकार का होता है। पर परागण दो प्रकार का होता है। देखिएगा, पर परागण के प्रकार पहला नाम बताया था एलोगेमी और दूसरा बताया था जीनोगेमी। तो देखिएगा, पर परागण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। हम आपके सामने ये बात क्लियर कर देते, ध्यान देना। कल हमने आपको जो पाठ बताया था, पाठ तीसरा, ये पाठ दूसरा ही चल रहा है, जा रहा है। पाठ तीसरा राजस्थान बोर्ड का था, एनसीईआरटी का कोर्स चेंज हो चुका आपका, इसलिए पाठ दूसरा ही है। तो उसको टॉपिक कर लेना। पाठ टॉपिक क्या था? परागण और परागण के प्रकार। आगे देखिएगा, तो पर परागण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है।
पहला देखिएगा ए, इसमें आता है आपके एलोगेमी, एलोगेमी, एलोगेमी। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के परपरागण में दो सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को क्या बोलते हैं? एलोगेमी कहते हैं। ध्यान देना, दो सजातीय मतलब समान जाति के, दो सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को एलोगेमी कहते हैं, एलोगेमी कहते हैं, एलोगेमी कहते हैं। अर्थात इसमें दो सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य परागण होता है। इस प्रकार दूसरा जो था वो था आपके जीनोगेमी, जीनोगेमी, XENO GAMY, जीनोगेमी। इसमें क्या होता है ध्यान देना, दो विजातीय, ध्यान देना, दो विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को जीनोगेमी कहते हैं। इसमें देखें आप, दो विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाले पादपों के पुष्पों के मध्य, विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को जीनोगेमी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब दो प्रकार का होता है परपरागण, सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य क्या कहलाता है? एलोगेमी, और विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला क्या कहलाता है? जीनोगेमी परागण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो जीनोगेमी होता है ये इंपॉर्टेंट होता है प्रकृति में, क्योंकि यह वास्तविक प्रकार का परपरागण होता है, अर्थात वास्तविक परपरागण होता है, क्योंकि यह आनुवंशिक रूप से और इकोलॉजिकली या क्रियात्मक रूप से क्या होता है? परपरागण होता है। अर्थात दोनों प्रकार से परागण होता है। तो आप देखिएगा जीनोगेमी के अंदर और लिखेंगे एक पॉइंट आप देखिएगा, जीनोगेमी के अंदर क्या पॉइंट था? यह वास्तविक परपरागण होता है। कैसे होता है? वास्तविक, कौन सा? जीनोगेमी, वास्तविक परपरागण होता है। क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह वास्तविक परपरागण होता है, क्योंकि यह आनुवंशिक, क्योंकि यह आनुवंशिक एवं क्रियात्मक रूप से, यह आनुवंशिक और क्रियात्मक रूप से दोनों प्रकार से, क्योंकि यह आनुवंशिक एवं क्रियात्मक रूप से होने वाला परपरागण होता है। आनुवंशिक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से होने वाला परपरागण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपको इस टॉपिक में परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार, जो हमने आपको बताया था कि परागण दो प्रकार होता है, स्वयं परागण और परपरागण। स्वयं परागण पर दो प्रकार होता है, कौन सा? स्वयं ऑटोगेमी, और दूसरा सजातीय पुष्पी परागण। उसके बाद में परपरागण, परपरागण दो प्रकार का होता है, और कौन सा? ध्यान दीजिएगा, एलोगेमी और जीनोगेमी। अब आता है आपके, ध्यान दीजिएगा,
स्वयं परागण के लिए पुष्पीय पादपों में कौन कौन सी कार्यनीति अनुकूलन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट जानना स्वयं परागण के लिए पुष्पीय पादपों में टॉपिक स्वयं परागण के लिए पुष्पीय पादपों में कौन कौन से अनुकूलन या स्वयं परागण के लिए पुष्पीय पादपों में विकसित अनुकूलन या ये कह सकते हैं कार्यनीति कह सकते हैं इसको हम लिखे अनुकूलन में कार्यनीति। तो स्वयं परागण के लिए या स्वयं परागण के पुष्पीय पादपों में कौन कौन से अनुकूलन या कार्यनीतियां विकसित की गई हैं? पुष्पीय पादपों द्वारा कौन कौन सी कार्यनीतियां अनुकूलन विकसित किए गए हैं? तो देखिएगा पहला है स्वयं परागण के पुष्पीय पादपों में अनुकूलन। ध्यान देगा इसमें आएगा आपके कि पहली आती है उभयलिंगता। पहला है उभयलिंगता। उभयलिंगता हम इसे कहते हैं द्विलिंगता भी बोलते हैं इसको, द्विलिंगता। द्विलिंगता अर्थात इसका आ जाएगा आपके बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगता मतलब दो। ध्यान देना अर्थात इसमें क्या होता है कि स्वयं परागण के लिए पुष्प कैसे होना चाहिए? उभयलिंगी या द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। तो स्वयं परागण के लिए पुष्पों का द्विलिंगी और उभयलिंगी होना आवश्यक होता है, क्योंकि स्वयं परागण तभी संभव होता है जब उसमें नर एवं मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, ताकि और पुष्प क्या होते हैं? बंद होते हैं, ताकि उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाए। इसमें देखिएगा तो पहली अनुकूलन क्या होती है स्वयं परागण के लिए? उभयलिंगता या क्या बोलते हैं इसको? द्विलिंगता। देखिएगा स्वयं परागण के लिए पुष्प का उभयलिंगी या द्विलिंगी, पुष्प का उभयलिंगी या द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। अर्थात पुष्प लिंगता की दृष्टि से द्विलिंगी या उभयलिंगी होने चाहिए, तभी स्वयं परागण संपन्न होता है। तो अनेक पादपों में पुष्प होते हैं, वो कैसे होते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी, ताकि उनमें स्वयं परागण आसानी से हो जाए। दूसरा है दूसरा अनुकूलन विकसित किया है कौन सा? समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। समान समकाल होमोजेनी बोलते हैं इसको, होमोजेनी समकाल पक्वता। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देना कि स्वयं परागण के लिए उभयलिंगी पुष्प तो उभयलिंगी होना चाहिए, किंतु उभयलिंगी पुष्पों में स्वयं परागण के लिए समकाल पक्वता का होना आवश्यक होता है, अर्थात समकाल पक्वता गुण होना चाहिए। अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर, नर और मादा जननांग दोनों समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। समकाल पक्वता समान समय में परिपक्व होने चाहिए। क्या चीज? नर एवं
पुष्पों में नर जन्नांग को बोलेंगे हम पुंकेसर और मादा जन्नांग को स्त्रीकेसर कहते हैं। तो दोनों ही समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गुण होता है इनका स्वयं परागण के लिए पुष्पीय पादपों का। और उनमें परिपक्वन की समकालिकता होनी चाहिए, मतलब समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। इसको आप देखें कि उभयलिंगी पुष्पों या द्विलिंगी पुष्पों, उभयलिंगी पुष्पों में स्वयं परागण के लिए, इसके लिए स्वयं परागण के लिए समकालपक्रता का गुण, समकालपक्रता का गुण होना चाहिए। ये अनुकूलन विकसित हुआ है, समकालपक्रता का गुण होना चाहिए। अर्थात का मतलब क्या है? अर्थात पुंकेसर मतलब नर जन्नांग, अर्थात पुंकेसर एवं वर्तिकाग्र एवं वर्तिकाग्र, इस तरीके से भी कह सकते हैं वर्तिकाग्र समान समय, एक ही समय, समान समय पर परिपक्व क्या होना चाहिए? समान समय पर परिपक्व होने चाहिए, अर्थात उनमें परिपक्व की समकालिकता होनी चाहिए। अतः उनमें परिपक्वन की समकालिकता, परिपक्वन की समकालिकता होनी चाहिए। इसको समझे आप कैसे कि समकालपक्रता? ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि पुष्पीय पादपों में क्या होते हैं? नर जन्नांग पुंकेसर और स्त्री जन्नांग क्या कहलाते हैं? स्त्रीकेसर, या मादा जन्नांग स्त्रीकेसर कहलाते हैं। ध्यान देना, पुंकेसर जो होता है वो 3 भागों का बना होता है। क्या होता है? परागकोश, योजी और उत्तरतंतु। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण, ठीक है। परागकोश पुष्प का या पुंकेसर का जननक्षम भाग होता है। उसी प्रकार पुष्प का मादा जन्नांग जो होता है, कौन पुष्प में? द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ध्यान देना, दोनों यदि असमान समय पर उपस्थित होते हैं तो उनमें स्वयं परागण कभी भी संभव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही समान समय पर परिपक्व होने चाहिए। मान लीजिएगा ये पुंकेसर ऊपर जो निकल गया और जो स्त्री की केसर है वो क्या हो गया? नीचे रह गया, तो उसमें परागण दूसरी जगह भी जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि पुंकेसर छोटा है, स्त्री केसर बड़ा है, तो पुंकेसर पुंकेसर वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। ध्यान देना, तो कहने का मतलब ये है कि द्विलिंगी पुष्पों में या उभयलिंगी पुष्पों में स्वयं परागण के लिए समकालपक्रता का होना आवश्यक होता है या होना चाहिए। अर्थात पुंकेसर एक वर्तिकाग्र समान समय पर परिपक्व होने चाहिए, अर्थात उनमें परिपक्वता की समकालिकता होनी चाहिए। तब एक ही समय समान समय में परिपक्व होने चाहिए, तभी उनमें क्या होगा? स्वयं परागण संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उसके पादपों को पुष्पों ने ये गुण विकसित किए हैं। अगला जो गुण है तीसरा, वो देखिएगा, ये कार्य पाई जाती है पुष्पीय पादपों के द्विलिंगी पुष्पों में। तीसरा है अन्योन्य मिलनता। तीसरा जो गुण है अन्योन्य मिलनता, अन्योन्य मिलनता, इसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, अन्योन्य मिलनता, क्लिस्टोगेमी। ये क्या होता है? ध्यान देना, कि स्वयं परागण के लिए पुष्पों का बंद एवं आवृत, मतलब बंद एवं ढका हुआ होना चाहिए। तो अन्योन्यता किसे कहते हैं? कि द्विलिंगी पुष्पों का बंद, क्लोज और आवृत होना चाहिए, तभी स्वयं परागण संभव होता है। इसमें
देखिएगा तो स्वयं परागण हेतु स्वयं परागण हेतु पुष्पों का बंद क्लोज्ड बंद और आवृत कवर्ड होना चाहिए तभी उनमें क्या होगा स्वयं परागण संभव होगा अर्थात बंद एवं आवृत पुष्प होने चाहिए इसलिए उनमें क्या होगा स्वयं परागण संभव होता है। आगे देखिएगा अर्थात इसका मतलब क्या है कि पुष्पों में स्वयं परागण के लिए अनुमिलता का होना आवश्यक होता है अर्थात पुष्पों में स्वयं परागण के लिए अनुमिलता अनुमिलता का गुण इसका अनुमिलता का गुण या अनुमिलता का होना अनुमिलता का होना आवश्यक है अनुमिलता का होना आवश्यक है। क्या मतलब है कि स्वयं परागण हेतु पुष्पों का बंद एवं आवृत होना चाहिए। अनुमिलता किसे कहते हैं जब पुष्प बंद और आवृत होते हैं तो पुष्पों के इस गुण को अनुमिलता कहते हैं और अनुमिलता स्वयं परागण के लिए आवश्यक होती है। अब देखिएगा जैसे अनुमिलता को कौन कौन से पुष्पों पर जाते हैं बायोला ऐसे को देखें जैसे बायोला पादप के पुष्प और आप कोमेलिना इनमें अनुमिलता गुण पाया जाता है। अब देखिएगा स्वयं परागण हेतु अगला है कि स्वयं परागण हेतु स्वयं परागण करने वाले पुष्पों में स्वयंबद्धता हेटेरोगेमी और विषमवर्तिकात्व आदि गुण नहीं होने चाहिए। ये तीन तो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो लिखे आप देखिए चौथा जो पॉइंट है उसमें लिखें कि स्वयं परागण के लिए पुष्पीय या स्वयं परागण स्वयं परागण के लिए स्वयं परागण करने वाले स्वयं परागण के लिए स्वयं परागण करने वाले पुष्प होते हैं। स्वयं परागण करने वाले पुष्पों में स्वयं परागण करने वाले पुष्पों में स्वयं बंधता सेल्फ स्टेबिलिटी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्वयं बंधता हर्कोगेमी और विषमवर्तिकात्व आदि गुण नहीं होने चाहिए। आदि गुण नहीं होने चाहिए। आदि गुण नहीं होने चाहिए। देखिएगा इसमें आ जाता है कि पुष्पीय पादपों में स्वयं परागण के लिए किन्हीं दो कार्य को उल्लेख कीजिए। मैंने आपको तीन कार्य किया, चौथी से बारे में बता दी। इनके बारे में बताएंगे हम आपको किस बताएंगे परागण में कि सेल्फ स्टेबिलिटी हेटेरोगेमी और विषमवर्तिकात्व स्वयं परागण के पर परागण के गुण होते हैं। तो स्वयं परागण पढ़ें तो स्वयं परागण के लिए स्वयं परागण करने वाले पुष्पों में क्या देना
पुष्पों में स्वयंबद्धता, सेल्फ स्टेबिलिटी और हाइपोगेनी तथा विषमवर्तिता का आदि गुण नहीं होने चाहिए। ये स्थिति होती है साहब पुष्प पादपों में स्वयं परागण के लिए कौन कौन से कार्यविधियां हैं। इसके बाद में आपको आता है पर परागण, क्योंकि परागण दो प्रकार का पाया जाता है, स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण के बारे में हमने आपको बता दिया था और स्वयं परागण के लिए पुष्प पादपों में उत्पन्न होने वाले अनुकूल उपाय बता दिया। अब आता है पर परागण। पर परागण के लिए पुष्पीय पादपों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, कौन कौन से कार्यविधियां विकसित की गई है। देखिए पर परागण, पर परागण के लिए, पर परागण के लिए पुष्पीय पादपों में पर परागण के लिए पुष्पीय पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन, पाए जाने वाले अनुकूलन या कार्य नीति, कौन सी नीति? कार्य नीति। कार्य नीति भी कह सकते हैं, आपकी पुस्तक में कार्य नीति के बारे में कह रखा है। देखिएगा कि पर परागण के लिए पुष्पीय पादपों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं या कौन कौन सी कार्य नीतियों का विकास किया गया है। क्या टॉपिक हमारा कि पर परागण के लिए पुष्पीय पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन या पाए जाने वाली कार्य नीतियां। तो इसमें देखिएगा पहली है आपके ये लिया, पहले है आपके एक लिंगता, एक लिंगता यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता सेक्सुअलिटी, एक लिंगता। तो ध्यान दीजिएगा कि पुष्प एक लिंगी होने चाहिए, किसके लिए? परपरागण के लिए, क्योंकि एक लिंगी पुष्प में सदैव परपरागण संपन्न होता है। जैसे पपीता, पपीते में होता है एक लिंग। ध्यान देना, एक लिंग का मतलब क्या है कि पुष्प एक लिंग होना चाहिए, या तो उनमें पुंकेसर और नर। यदि पुष्प में केवल नर नर पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? पुंकेसरी पुष्प। और पुंकेसर नहीं पाए जाते हैं, स्त्री केसर पाया जाता है तो उसे बोलेंगे हम स्त्री केसरी पुष्प। अर्थात दोनों जननांग एक लिंगता वाले पुष्पों में नहीं पाए जाते, जब एक जननांग पाया जाता है। ध्यान देना कि एक लिंगता का मतलब क्या होता है? जब पुष्प में केवल एक जननांग पाया जाता हो। देखिएगा पुष्प एक लिंगी होता है, इसके लिए पर परागण के लिए ध्यान देना पुष्प एक लिंगी होने चाहिए। तो इसमें लिखें एक लिंगता पर परागण के लिए, पर परागण के लिए पुष्प एक लिंगी, पुष्प एक लिंगी होने चाहिए, एक लिंगी होने चाहिए, पुष्प एक लिंगी होने चाहिए। क्योंकि एक लिंगी पुष्पों में, क्योंकि एक लिंगी पुष्पों में सदैव हमेशा पर परागण, एक लिंगी पुष्पों में सदैव पर परागण संपन्न होता है। पर परागण संपन्न होता है। क्या होता है? पर परागण ही संपन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पपीता, पेपीता,
पपीता के पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। नर पुष्प होंगे तो उसे पुंकेसरी और मादा पुष्प होंगे तो उसे स्त्रीकेसरी पुष्प कहते हैं। अब आता है आपके दूसरा इसी कड़ी में एक लिंगी हो गया पर परागण के लिए कौन सा अनुक्रम संख्या पुष्प पादपों में एक लिंगता अर्थात पुष्प एक लिंगी होने चाहिए। दूसरा है आपके विषमवर्ती काक सॉरी विषम कालपक्वता उसमें थी समकालपक्वता। ध्यान देना अंतर हो रहा है दोनों में स्वपरागण परपरागण में। स्वपरागण में था द्विलिंगता यहाँ क्या है एक लिंगता। अब दूसरा जो बिंदु है प्रकार की वो आ जाती है विषम कालपक्वता विषम कालपक्वता। इसे बोलेंगे हम हेटेरोगेनी HETEROGAMY हेटेरोगेनी। विषम माने भिन्न काल माने समय पक्व माने परिपक्व। अर्थात यदि पुष्प द्विलिंगी है ध्यान दीजिए यदि पुष्प द्विलिंगी है या उभयलिंगी है तो उसमें विषम काल पक्वता का गुण होना चाहिए। किसके लिए परपरागण के लिए था द्विलिंगी पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र का भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होने की घटना को विषम काल पक्वता कहते हैं। विषम काल पक्वता कहते हैं। इस विषम काल पक्वता के कारण इस विषम काल पक्वता के कारण ही पुष्प या ही कुछ द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण होता है। द्विलिंगी पुष्पों पर परपरागण होता है इसलिए विषम काल परिपक्वता के कारण। तो लिखे यदि पुष्प कैसे होना चाहिए द्विलिंगी। यदि पुष्प द्विलिंगी मतलब में उभयलिंगी उभयलिंगी होते हैं या हैं तो उनमें विषम काल पक्वता उनमें विषम काल पक्वता विषम काल पक्वता हेटेरोगेनी हेटेरोगेनी विषम काल पक्वता का गुण होना चाहिए का गुण होना चाहिए। ध्यान देना हमने बताया था कि द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है जब समान समय में नर और मादांग उत्पन्न होते हैं। किंतु उन्हीं द्विलिंगी पुष्पों में जब समान समय पर नर एवं मादांग विकसित नहीं होते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है विषम काल पक्वता जो कि परपरागण को बढ़ावा देती है। तो परपरागण के लिए द्विलिंगी पुष्पों का विषम काल पक्वता का गुण अवश्य होना चाहिए तो परपरागण को बढ़ावा मिल जाएगा। अर्थात यदि पुष्प द्विलिंगी है पुष्प द्विलिंगी भी है फिर उसमें क्या हो रहा है परपरागण क्यों कौन सा गुण पाया जाता है विषम काल पक्वता। अर्थात इसका मतलब क्या है विषम काल पक्वता किसे कहते हैं। अर्थात विषम काल पक्वता क्या होती है द्विलिंगी पुष्पों में नर जन्नांग और मादा जन्नांग का समान समय पर विकसित नहीं होना क्या कहलाता है विषम काल पक्वता कहलाता है। अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में यह गुण विकसित हो जाता है इसके लिए परपरागण के लिए इसमें देखें अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में द्विलिंगी पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र परागकोश एवं वर्तिकाग्र एंथर स्टिग्मा परागकोश एवं वर्तिकाग्र का
परिपक्वता के कारण ही इस विषमकाल परिपक्वता के कारण ही द्विलिंगी पुष्प, कौन से पुष्प? द्विलिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में पर परागण होता है। पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है। ध्यान देना। अब ध्यान देना, इस विषमकाल परिपक्वता के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पुंपूर्वी पुष्प और स्त्रीपूर्वी पुष्प। इसको हम कल बताएंगे।